नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का सपने वाला मॉडल पेपर यानी कि 17 तारीख को जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है उसमें जो सपने वाला मॉडल पेपर है वो लेकर के आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके भी सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 नंबर आए तो इसके लिए आपको ये वीडियो है बिना स्किप किए पूरा वीडियो है वो एग्ज़ाम से पहले देकर जाना होगा। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का पेपर आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले तो आपको है जो अपना नामांकन भरना है और ये पेपर होगा जो 80 नंबरों का होने वाला है। पूर्णांक है वो 80 नंबरों का होगा और समय होगा 3.25 घंटे का। 3.25 घंटे का जो है वो समय रहने वाला है। और अगर हम सामान्य निर्देशों की बात करें, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र ये आएगा इस प्रकार का, इसमें अपना नामांकन है वो लिखना है। उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न है वो सभी करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जो प्रत्येक प्रश्न है उसका उत्तर है जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसी में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है जैसे ए बे जैसे ऐसे खंड है उनको आप पहले ऊपर खंड लगाएंगे ए और उसमें जितने भी प्रश्न है उसके उत्तर करने हैं। अब उसके बाद जैसे ही बे खंड आएगा तो उस बे खंड के प्रश्न और प्रश्न उत्तर इस प्रकार खंड वाइज आपको ये पेपर है हल करना है। और प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में भिन्नता है, त्रुटि है तो हिंदी भाषा को ही माना जाएगा। तो ये सामान्य जानकारी है जो आपको पेपर देते वक्त पेपर को शुरू करने से पहले आपको पढ़ लेनी चाहिए ताकि कोई भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जो 17 तारीख की परीक्षा होने वाली है सामाजिक विज्ञान उसमें सपने वाला मॉडल पेपर, इसमें से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खंड ए इस प्रकार आएगा। खंड ए में इस प्रकार के प्रश्न होंगे और ये इस खंड ए में जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है जो हूबहू आपको सपने पेपर में सपने वाला प्रश्न है और जो आपको 17 तारीख को देखने को जरूर मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध है यानी कि प्रथम विश्व युद्ध है ये कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन है 1914, 1918, 1929, 1939। तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट उत्तर चुनना है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो 1914 में हुई थी। 1914 से शुरुआत 1914 में हुई थी और जो समापन है वो 1918 में हुआ था। तो आपको शुरुआत पूछी इस प्रश्न में तो आपको जवाब देना है 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो हूबहू सपने वाला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यानी जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर, उस सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने किया था। तो अगर मैं थोड़ा बेसिक आपको इस प्रश्न से रिलेटेड जानकारी दूं तो ये बारदोली सत्याग्रह ये जून 1928 गुजरात में हुआ था। तो इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो अगर हम नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाप के इंजन से संबंधित है, यानी भाप के इंजन से संबंधित
कौन है, यानी भाप के इंजन का आविष्कारक का नाम पूछा है। तो आपको बेसिक उत्तर देना है कि इसका जो उत्तर होने वाला है वो जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो हूबहू सपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, जो 1780 में प्रकाशित जो बंगाल गजट पत्रिका थी वो किस प्रकार की पत्रिका थी? दैनिक थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी या वार्षिक? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ये पत्रिका है जो साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी भारत के जो क्षेत्रफल उनका कितना प्रतिशत भाग है वो, यानी कि भारत के जो कुल क्षेत्रफल उस कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको इसका राइट आंसर रहने वाला है 27%। 27% भाग है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन सिचुएट, यानी सरिस्का बाघ रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करें तो ये सरिस्का है जो राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है। जो भारत है उसका चीनी के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा पायदान है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दूसरा। भारत है जो चीनी के उत्पादन में विश्व में सेकंड स्थान है, सेकंड पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। जल परिवहन है उसका प्रकार कौन सा है? 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन और समुद्री परिवहन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन है वो जल परिवहन का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंहली किस देश की राजभाषा है? सिंहली है वो कौन से देश की यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो अगर हम सिंहली जो लैंग्वेज है ऑफिशियल इसकी बात करें तो ये श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है, श्रीलंका की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है, यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उनमें जो भाषाएं दर्ज है उनकी कुल संख्याएं कितनी हैं? तो उन संख्या की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में तो जो संख्या थी वो 14 थी। उसके बाद है जो वो बढ़ करके अब जो संख्या हो गई है वो 22 हो गई है। अगर हम इन 22 संख्याओं की बात करें तो इन 22 संख्याओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो पहली भाषा है असमिया, दूसरी भाषा है बंगाली, तीसरी भाषा है गुजराती, चौथी भाषा है हिंदी, पांचवी भाषा कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये इस प्रकार के 22 भाषाएं इसे सूची में अनुसूची में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। मूल संविधान में तो 14 थी, बाद में बढ़ा करके इनकी संख्या है जो 22 हो गई। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 22 भाषाएं। 22 भाषा हैं जो 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों व दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिंग अनुपात है, यानी कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 929, दूसरा ऑप्शन है 943, तीसरा ऑप्शन है 919 और चौथा ऑप्शन है 939। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 943, यानी कि 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिंग अनुपात है 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? यानी बहुजन समाजवादी पार्टी है उस पार्टी का संस्थापक
कौन था, यानी किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई। तो इसकी स्थापना है वो कांशीराम के द्वारा की गई। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। यानी जो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो भी उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो है जो किस गतिविधि में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि 3 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि। अगर हम प्राथमिक गतिविधि की बात करें तो इसमें है जो प्रकृति से रिलेटेड जो भी होता है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो द्वितीयक गतिविधि की बात करें तो इसमें जो निर्माण और विनिर्माण से संबंधित ये होता है, और तृतीय में सेवा से संबंधित जितने भी जो सेवाएं हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है प्राथमिक। प्राथमिक गतिविधि में है जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो भी प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक में सम्मिलित होते हैं, प्राइमरी। यहाँ अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। यानी ऋण का जो औपचारिक स्रोत है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, बैंक, सहकारी समितियां, साहूकार और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साहूकार। साहूकार है वो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। साहूकार है जैसे व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र, वो इसमें सम्मिलित नहीं होते। बैंक और सहकारी समितियां तो इसमें यानी ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित होती हैं, मगर ये साहूकार है ये इसमें नहीं होता। इसका राइट आंसर रहने वाला है साहूकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न है जो एक एक नंबर के हैं, यानी एक एक नंबर आपको इससे मिलने वाला है। तो ये प्रश्न तो आपके किसी भी कीमत में गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारित करता है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी नियम बनाने हैं, कानून कायदे बनाने हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, WTO, UNO, RBI या ये सभी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है WTO, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा है जो इसके नियम निर्धारित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी खाली जगह को आपको भरना है। तो वे तो ऑप्शन के बेसिस पर क्वेश्चन थे, तो अब आते हैं जो रिक्त स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी थी। बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल लगी थी वो कब लगी थी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 1854 में। 1854 में है जो बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी थी। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक इस बम्बई में पहला कपड़ा मिल है जो 1854 में लगी थी। और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक है ज्योतिराव फुले। यानी ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले है जो इस पुस्तक की लेखक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चा तेल गैर संसाधन है। यानी खाली जगह आपको भरनी है। कच्चा तेल है वो किस प्रकार का गैर संसाधन है। तो कच्चा तेल है वो एक है गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यानी जो विभिन्न देश हैं उनके बीच जो परस्पर रिलेशन और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो उसको है जो हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण कहेंगे। वैश्वीकरण, उसे वैश्वीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः राज्य से है। यानी शिरोमणि अकाली दल है उसका संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। तो शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो इसका संबंध है जो
पंजाब राज्य से है। पंजाब राज्य से इसका संबंध है। पंजाब राज्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो किस प्रकार की शासन प्रणाली, यानी लोकतंत्र शासन प्रणाली। लोकतंत्र शासन प्रणाली है, उसमें है जो अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथों में निहित होती है। तो इस खाली जगह में आने वाला है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो है जो अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथ में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, खाली जगह इसमें आएगा कि भाखड़ा नांगल बांध है, जो भाखड़ा नांगल बांध है उसे भाखड़ा नांगल बांध को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई थी। तो इस खाली जगह आने वाला है भाखड़ा नांगल बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। यानी इस प्रश्नों के उत्तर है वो आपको या तो एक शब्द में देना है या एक है पंक्ति में देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बेगार क्या है। बेगार है वो किसे कहते हैं। तो इसका आपको उत्तर है वो या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है। हमने है जो इसका थोड़ा बहुत डिटेल में उत्तर लेके आए हैं साथ में। तो इसका उत्तर कैसे है, देखो, बेगार का मतलब है यानी किसी व्यक्ति को बिना किसी भुगतान या बहुत कम भुगतान में काम कराने की प्रथा। यानी कोई भी व्यक्ति उसे बिना नौकरी बिना पैसा दिए ये काम करवाना या बहुत कम दे करके, कम मजदूरी दे करके कार्य करवाना। तो ये इस प्रकार की जो प्रथा है उसे बेगार प्रथा कहते हैं। इसमें श्रमिक की मर्जी के खिलाफ काम लिया जाता है। यानी श्रमिक तो जो मजदूर होता है वो तो मतलब कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी उसे मजबूरी में करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो प्रथा है वो बेगार प्रथा है। आपको एक या शब्द या एक लाइन में लिखना है तो इतना ही लिखना है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी भुगतान या बहुत कम भुगतान में काम कराने की प्रथा है वो बेगार प्रथा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई शटल क्या है। यानी फ्लाई शटल है ये क्या है। इसका भी आपको एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना है। तो फ्लाई शटल है ये एक है स्वचालित बुनाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये कोई भी कपड़ा है या कोई यानी बड़ी बड़ी जो चटाइयाँ होती है उनको बुनने के काम आने वाली एक मशीन है फ्लाइंग शटल। यानी बुनाई की एक मशीन है जो स्वचालित मशीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी है उसका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो हम इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर साथ में लेकर के आए हैं तो आपको थोड़े बहुत आसानी रहे कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है, ताकि आप कहीं और ढूंढना नहीं पड़े। इसलिए हमने जो प्रश्नों के साथ उत्तर भी लेकर के आए हैं। इन उत्तरों को आप एक एक लाइन में लिखना है। हमने थोड़ा डिटेल में ये उत्तर लेके आए, परंतु आपको एक लाइन में जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार आपको करना है। तो अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो इसका एक शब्द या एक लाइन में ही उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होना, हमने थोड़ा इसके डिटेल में भी उत्तर साथ में लेके आए हैं। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। यानी हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। आपको तो इतना ही लिखना है, परंतु ये किस प्रकार की मतलब स्पिनिंग जेनी क्या है तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिटेल में लिखा है कि ये ब्रिटिश बढ़ई और बुनकर थे। उन्होंने साल 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ये एक बहुधुरी कताई फ्रेम है, यानी कताई के काम में आने वाली एक मशीन है। यानी ये मशीन ऊन या कपास को कताई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है। थोड़ी बहुत आपको डिटेल भी बेसिक भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये थोड़ा डिटेल में उत्तर इसका लेकर के आए हैं। तो ये कताई के पहियों में सुधार करने वाली पहली मशीन है। इस मशीन से एक साथ कई धागे काटे जा सकते हैं। इस मशीन से कताई की प्रक्रिया तेज हो गई है, श्रम की जरूरत कम हो गई। यानी जो भी कताई की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी बहुत तेजी आ गई और श्रमिकों की जरूरत है वो कम पड़ गई है। यह मशीन कपड़ा उद्योग में औद्योगिक क्रांति लाने में मददगार साबित हुई है। इस मशीन से बुनाई के औद्योगिकरण में अहम विकास हुआ है।
इस मशीन से बुनाई करने वाले श्रमिकों के वर्ग में बड़ा बदलाव आया है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। आपको इतना ही इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि एक लाइन में या एक शब्द में पूछा है तो आपको ज़्यादा डिटेल में उत्तर नहीं लिखना है। ये तो मैंने ऐसे ही बेसिक जानकारी के लिए ये लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। यानी सरकार के जो भी अंग है उनका नाम आपको लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक शब्द में या एक लाइन में लिखना है। तो हमने थोड़ा बहुत इसका डिटेल में भी उत्तर लेके आए हैं। तो इसके अंग है वो किस प्रकार है। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको सिर्फ सरकार के 3 अंग होते हैं, इस प्रकार हेडिंग लगा के उसके आगे 1 नंबर लगा के विधायिका लिखना है, नीचे जो लाइन है उसमें 2 नंबर लगा के कार्यपालिका और तीसरी लाइन में 3 नंबर लगा के न्यायपालिका लिखना है। इस प्रकार इसका उत्तर आपको देना है। ये जो उत्तर है इसकी डिटेल है वो तो आपके लिए नॉलेज के लिए हम लेके आए हैं, ताकि इस पेपर में इससे रिलेटेड भी कोई सवाल आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। इन तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। अब जैसे विधायिका है तो विधायिका का क्या काम है, जैसे सरकार के लिए कानून या विधि निर्माण का काम करती है। यानी कानून या विधि निर्माण का काम है विधायिका के द्वारा किया जाता है। इसे संसद कहते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्य परिषद, राज्यसभा और लोकसभा। और कार्यपालिका है वो जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों का इम्प्लीमेंट यानी लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। और अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो देश में न्यायालयों की व्यवस्था करते हैं। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के संविधान सम्मत होने या न होने की जांच करते। यानी जो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उस वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, तो उसकी जांच करती है। तो इन तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान रखें। साथ ही इन सभी पर किसी तरह का कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। आपको तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो किसी प्रकार का गलत ना हो, इसलिए हमने थोड़ा बहुत नॉलेज है जो एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं। तो आपको तो सिंपल बताना है, इसके 3 अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर की ओर तरफ चले उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा बहुत लाभ हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर है कि वर्ण व्यवस्था समाज की सामाजिक और आर्थिक योग्यताओं के आधार पर 4 वर्णों में बांटने की प्रणाली है। वर्ण व्यवस्था क्या है, समाज को सामाजिक और आर्थिक योग्यताओं के आधार पर 4 वर्णों में बांटने वाली प्रणाली थी। यह व्यवस्था वैदिक काल में प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को उनके कार्यों के आधार पर बांटा गया था। आपको तो 1 नंबर का सवाल है, यानी एक शब्द एक लाइन में लिखना, तो इतना ही लिखना है कि ये समाज को सामाजिक और आर्थिक योग्यताओं के आधार पर 4 वर्णों में बांटने वाली प्रणाली थी। यह व्यवस्था वैदिक काल में प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था के तहत लोगों को उनके कार्यों के आधार पर बांटा गया था। बस इतना ही आपको लिखना है। बाकी जानकारी ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ताकि आपके इस प्रकार कोई सवाल आ जाए तो वो गलत न हो, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आए। वर्ण व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। ब्राह्मणों से वेदों को सीखने और पढ़ने की अपेक्षा की जाती थी। क्षत्रिय से युद्ध लड़ने और लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा की गई थी, और वैश्यों से खेती बाड़ी और व्यापार करने की अपेक्षा की जाती थी। शूद्रों से अन्य 3 वर्णों की सहायता करने की अपेक्षा की जाती थी। तो इस प्रकार ये एक्स्ट्रा नॉलेज इसको भी आप पढ़ लेना, ताकि कहीं काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। जो भी राजनीतिक दल है उनको मान्यता, जो सिंबल यानी चुनाव चिन्ह है उसका है जो आवंटन कौन करता है। तो उसका जो चुनाव चिन्ह आवंटन है वो, अगर उनकी हम बात करें तो इनके चुनाव चिन्ह की आवंटन है वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। और कोई भी राष्ट्रीय राज्य पार्टी को मान्यता भी देनी हो तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। ये बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी ये भी आप पढ़ के जाना, कहीं भी आपके काम आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि
सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। बहुत ही बेसिक सवाल है और वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका आपको उत्तर भी वन लाइनर में ही देना है। अगर हम बात करें कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसकी आपको परिभाषा बतानी है कि किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश की आर्थिक सेहत का एक व्यापक माप है, यानी कोई भी देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है वो हम जीडीपी से ही पता कर सकते हैं। तो आपको ये इतना ही इसका उत्तर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती, यानी ऐसी कंपनियां जिनका जो कारोबार है वो एक यानी दो या दो से अधिक देशों में हो, इस प्रकार की कंपनियों को हम क्या कहेंगे। तो इसका भी वन लाइनर उत्तर है, उसको आपको वन लाइनर में ही उत्तर देना है। तो इस प्रकार की कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम व संगठन कहेंगे। ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको भी आप पढ़ के जाना। जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करती हैं, तो इस प्रकार की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीवों को प्रोटेक्शन देने वाला जो एक्ट है वो कब लागू किया गया था। तो इसका भी हम उत्तर लेके आए हैं थोड़ा डिटेल में, ताकि आपके लिए हेल्पफुल यानी आपके कहीं कहीं काम आ सके। तो हम बात करें कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो ये लागू तो 9 सितंबर 1972 को किया गया था। आपको तो वन लाइनर में पूछा है तो वन लाइनर में ही उत्तर देना है। तो आपको तो इतना ही उत्तर देना है कि ये अधिनियम है जो 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। बाकी जो जानकारी है ये आपके हेल्पफुल होने वाली है। कहीं इसी एग्जाम में कहीं न कहीं प्रश्न ऐसा आ जाए बाई चांस, तो आपको नुकसान नहीं हो, इसलिए हमने थोड़ी बहुत जानकारी है वो एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी है। ये अधिनियम देश के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने का प्रावधान है। इस अधिनियम के बारे में जरूरी बात, जैसे इस अधिनियम के तहत शिकार है, दोहन, जानवरों को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। इस अधिनियम के तहत वन संसाधनों के दोहन पर भी प्रतिबंध लगा है। इस अधिनियम में साल 2003 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना और ज्यादा सख्त हो गया था। इस अधिनियम में आखिरी बार साल 2006 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कई पशु प्रजातियों के शिकार पर यानी प्रतिबंध या रोक लगा दी गई थी। तो इस प्रकार ये आपको उत्तर देना। आपको तो वन लाइन ऐसा डिटेल में आ भी जाए तो आपको नुकसान नहीं हो, इसलिए हम ये इस प्रकार उत्तर लेके आए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करके मेरिट लिस्ट में आ सको। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया है कि पेपर इस वीडियो से बाहर आपका जा भी नहीं सके। इसलिए आपको ये वीडियो है वो बिना स्किप किए, बिना आगे बढ़ाए या बिना नज़रअंदाज किए परीक्षा से पहले पूरा वीडियो देख करके जाए, ताकि आपको 80 में से 80 नंबर लाने में थोड़ी आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है उससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना है। ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा 1-2 लाइन में इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर भी हम इस प्रकार लेके आए हैं कि अगर हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो ध्वनि प्रदूषण से मानव पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, यानी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। जैसे कि जो सुनने की शक्ति है, श्रवण शक्ति है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तनाव है, चिंता है, अनिद्रा है और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम इसके और प्रभावों की बात करें तो आपको तो जितना पूछा उतना ही उत्तर देना है, मगर हम थोड़ा डिटेल में इसका उत्तर लेके आए ताकि आपको हेल्प हो सके। शारीरिक प्रभाव में अगर हम बात करें तो सुनने जो श्रवण शक्ति है उसका नुकसान, जैसे तेज आवाज़ों के संपर्क में आने से कान खराब हो सकते हैं और सुनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। उच्च रक्तचाप, लगातार शोर से रक्तचाप बढ़ सकता है जिससे हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। हृदय संबंधी समस्याएं तेज आवाज़ हृदय गति बढ़ा सकती है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़
सकता है। इस प्रकार अन्य समस्याएं जैसे देखें ध्वनि प्रदूषण, सिर दर्द है, थकान है, नींद की कमी जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ये आपको इस प्रकार इसका उत्तर है वो बिल्कुल ही आसानी से देना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो है जो आपको इस प्रकार इसका उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी 13वां प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में ये क्वेश्चन है जो 2 नंबर के, पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के थे और अब ये क्वेश्चन आए हैं ये है जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो मृदा का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए, जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसके बारे में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, पशुचारण को नियंत्रित करना, अवनालिका नियंत्रण और जल प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आपको उसका उत्तर देना है। थोड़ा मतलब 2-3-4 लाइनों में उत्तर इसका देना है। अगर हम वृक्षारोपण की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी को बांधने और अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे तो मिट्टी का अपरदन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। खासकर वे पेड़ जिनकी जड़ें मजबूत हो, इस प्रकार के पेड़ लगाएं जिनकी जड़ें मजबूत हो। ऐसे नहीं को जो जड़ें कमज़ोर वाले पेड़ लगाए जो अपरदन के साथ ही वो पेड़ भी बह जाए, तो इस प्रकार के पेड़ नहीं, थोड़े मजबूत जड़ों वाले पेड़ लगाएं। सीढ़ीदार खेती, ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाएं जिससे वर्षा जल की गति कम हो जाए। यानी सीढ़ीदार सीढ़ी नुमा खेती की जाए ताकि जो है जो जल का प्रवाह है वो थोड़ा उस सीढ़ीदार खेतों से वजह से कम हो जाएगा और इससे क्या है मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। समुच्चय रेखाओं पर जुताई, समुच्चय रेखाओं के साथ जुताई करें ताकि पानी ढलान पर सीधे न बह सके जिससे मृदा अपरदन कम होगा। यानी ढलान वाली जगह आपको जुताई नहीं करनी ताकि पानी का बहाव है वो तेज गति से बहेगा तो क्या होगा उससे कटाव है वो अधिक होगा, इसलिए मृदा का अपरदन भी अधिक होगा। पशु चारण पर नियंत्रण, पशु को एक ही जगह पर अधिक चरने से रोके क्योंकि इससे मिट्टी का कटाव होता है। पशु एक ही जगह पर चरेंगे तो उसके जो पैरों के माध्यम से जमीन है वो थोड़ी इस प्रकार बिखर जाती है जिससे क्या होता है वो कटाव हो जाता है। अवनालिका को नियंत्रित करें, इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 लक्ष्य बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था तो उसके 2 लक्ष्य क्या थे, उस लक्ष्यों के बारे में आपको बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके उत्तर की अगर हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 मुख्य लक्ष्य थे। नर्मदा नदी पर बड़े बांधों, खासकर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकना और विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। यानी इसके 2 मेन जो लक्ष्य थे वो थे बांध निर्माण रोकना और विस्थापित हुए जो भी लोग हैं उनको वापस से पुनर्वास करवाना। तो बांध निर्माण रोकना, इसमें अगर थोड़े बहुत डिटेल लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य था नर्मदा नदी पर बांधों, विशेष रूप से सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकने के लिए जन आंदोलन खड़ा करना। और दूसरा पॉइंट है कि आंदोलन ने से विस्थापित लोगों को उचित पुनर्वास की नीति प्रदान करने की मांग की और नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए वादों को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई जारी रही। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ है, ऐसा क्यों? कारण बताना है कि जो उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है उसमें तो रेल परिवहन का विकास और विस्तार बहुत अधिक हुआ है, लेकिन जो हिमालय और पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कम क्यों हुआ है, इसका आपको कारण बताना है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका भी आपको शानदार जवाब देना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकें। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका भी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको उत्तर देना है कि उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास अधिक होने का कारण यहाँ का समतल भूभाग है। यानी वहाँ की जमीन है वो मतलब समतल है जहाँ आसानी से रेल लाइनें बिछाई जा सकती हैं, क्योंकि समतल भूमि होगी तो वहाँ आसानी से रेल लाइन बिछाई जा सकती है। जबकि पहाड़ी धरातल पर उबड़ खाबड़ भूआकृति के होते हैं, इसलिए वहाँ क्या है रेल मार्ग के विकास में वो बाधा बन जाती है, इसलिए वहाँ थोड़ा विकास कम हुआ है।
अगर उत्तरी मैदान में जनसंख्या अत्यधिक है, उत्तरी जो उत्तर का मैदान है उसमें नदियों, गंगा नदी उनके आसपास है, वहाँ जनसंख्या है वो अधिक है, जिसके कारण क्या है वहाँ रेल यातायात की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जहाँ जनसंख्या अधिक होगी वहाँ बेसिक सी बात है कि रेल व्यवस्था, परिवहन, सभी व्यवस्थाएं अधिक मिलेगी। जबकि पहाड़ी धरातल में जनसंख्या कम है तो वहाँ इस प्रकार की मतलब सुविधा थोड़ी बहुत है कम मिलेगी। उत्तरी मैदान में कृषि और औद्योगिक विकास के कारण यहाँ रेलों का गहन जाल बिछ गया, वहाँ औद्योगिक विकास हुआ तो इस कारण वहाँ रेल लाइन है वो रेल लाइनों का जाल बिछ गया। जबकि पहाड़ी धरातल में कृषि और औद्योगिक विकास न के बराबर है, तो वहाँ भी न होने के कारण रेल की जो परिवहन है वो उसका भी विकास है नहीं हो पाया है। तो इसका भी आपको इस प्रकार उत्तर देना है। आपको बिल्कुल शानदार तरीके से हेडिंग लगा के और एकदम बढ़िया तरीके से उत्तर देना है, ताकि एग्जामिनर भी सोचे कि वाकई में क्या उत्तर दिया है, ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। यहाँ तक हम इस वीडियो में प्रयास कर रहे हैं आपको करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब खंड 6 आ गया। पहले खंड ए था जो 1-1 नंबर के थे, खंड बे में क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर के थे, और अब खंड 6 है इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। आपको जो खंड ए में जितने भी प्रश्न है वो खंड ए में ही करने हैं, और खंड बे में जितने भी प्रश्न है वो खंड बे में करने हैं, और खंड 6 में जितने भी प्रश्न है वो खंड 6 में करने। आपको इधर उधर इस खंड वाला उस खंड में और ऐसे नहीं करना, ऐसा किया तो आपके नंबर है वो कट सकते हैं। तो आपको खंड वाइज ही पेपर को सॉल्व करना है। अब अगर हम खंड 6 या सेक्शन सी की बात करें तो इसमें है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो उत्तर देने की जो शब्द सीमा है, लिमिट है, वो अप्रोक्सीमेट है, जो लगभग 100 वर्ड यानी 100 शब्द हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, जो चावल की खेती है उसको करने के लिए वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है यानी जियोग्राफिकल कंडीशन है वो उस किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, इसका वर्णन करना है। तो इसका अगर हम इसी में भी 2 प्रश्न दिए हुए, आपको चॉइस के अकॉर्डिंग करना है, जो भी आपको उपयुक्त लगे, जो आपको आ रहा है वही आप करना है। जैसे अगर आपको ये प्रश्न आ रहा तो चावल की खेती वाला ये करना है। अगर आपको जो अथवा में नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए, तो आपको ये आ रहा था ये करना है, ऊपर वाला आ रहा था ऊपर वाला। हमने जो इन दोनों क्वेश्चनों के उत्तर लेके इस वीडियो में आए हैं, ताकि दोनों क्वेश्चन में से किसी एक भी आ जाए तो आपका गलत है ना हो। तो अगर पहले प्रश्न की बात करें तो चावल की खेती के लिए अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय या और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम तापमान की बात करें चावल की खेती के लिए तो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए, ताकि खेती में कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर हम वर्षा की बात करें तो चावल की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है वो चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो चावल की खेती के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता है, यानी चावल की फसल में चावल की खेती में अधिक से अधिक पानी की जरूरत होती है, ताकि वो पकने में थोड़ी बहुत है मतलब पक आसानी से जल्दी आ जाती है। पानी की कमी होगी तो वो पकेगी नहीं। इसलिए इस प्रकार हमने पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बता दिया, जलवायु कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी किस प्रकार होनी चाहिए, और सिंचाई किस प्रकार करनी और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। सभी पॉइंट वाइज पॉइंट हमने आपको है जो बता दिया, ताकि आपको जो भी प्रश्न के आप उत्तर लिखोगे इस प्रकार लिखोगे तो आपके भर भर के नंबर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का जो अथवा वाला क्वेश्चन है कि गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। तो गहन जीविका कृषि है उसको आपको समझाना है और फिर उसकी प्रमुख जो समस्या है वो बतानी है। तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो गहन जीविका कृषि है वो है कि यह एक ऐसी खेती है जो छोटे भूखंडों पर की जाती है, यानी छोटी सी जमीन के टुकड़ों पर की जाने वाली ये एक प्रकार की खेती है, और जहाँ
किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रम और संसाधन का उपयोग करता है। यानी कि जमीन के छोटे टुकड़े में अधिक से अधिक संसाधन और श्रम लगा करके वहां से अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो गहन जीविका कृषि कहलाती है। यानी छोटे से टुकड़े से अधिक मात्रा में उत्पादन करना, अधिक श्रम, अधिक संसाधन लगा करके। यह निर्वाह कृषि का एक रूप है जिसे किसान अपने परिवार के लिए भोजन और आय का स्रोत बनाने के लिए जमीन का अधिकतम उपयोग करता है। यानी कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत खेती से होता है। तो वो जमीन अगर कम है तो वहाँ वो अधिक मात्रा में उपजाऊ इस जमीन को बना के वहाँ अधिक मात्रा में पैदावार प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप जो उनका परिवार है उसका भरण पोषण हो सके और आय प्राप्त हो सके। उदाहरणतः वहाँ वो उस खेती में कौन सी फसल उगाएगा, जैसे देखते हैं तो चावल है, गेहूँ है, मक्का है, दलहन जैसी फसलों को एक ही भूमि पर कई बार उगाना शामिल है। इसको कई बार एक ही भूमि पर उगाता है। जैसे अगर हम इसकी समस्या की बात करें तो इसकी जो समस्या है वो भूमि की गुणवत्ता में कमी, निरंतरता खेती में मिट्टी को उर्वरता कम हो जाती है। हम लगातार खेती पर अगर हम जमीन पर खेती करेंगे, फसल उगाएंगे तो उसकी जो उत्पादन शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, जिससे क्या होगा, पैदावार में गिरावट आती है। ये इसकी प्रमुख समस्या रहती है। अगली समस्या है बढ़ती लागत, यानी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और अन्य संसाधनों की बढ़ती लागत से किसान आर्थिक नुकसान, यानी इस प्रकार की जो खेती में क्या है, अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये इनके जो दाम है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें किसान है वो इस पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये बढ़ती लागत भी, ये थोड़ी खेती है वो महंगी पड़ जाती है। तो ये इसकी प्रमुख समस्या है। अब आगे के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है 17वां, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके दो कारणों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। इन दोनों में से आपको जो भी उत्तर, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा है वो आपको करना है, और ये प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए हम तो इस दोनों के उत्तर बताने वाले हैं, ताकि आपको अगर दोनों में से कोई भी आ जाए, जरूर नहीं कि ऊपर वाला भी आए, नीचे वाला भी आ सकता है, तो आपको आसानी होगा परीक्षा में, कोई भी किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट या घबराहट नहीं हो। इसलिए हम कोई भी संभावना है वो नहीं छोड़ रहे हैं प्रश्नों आने की। तो इसलिए आप इस वीडियो को है पूरा बारीकी से और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखकर परीक्षा में जाना। परीक्षा से पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखना और आपके जो भी दोस्त हैं उन तक शेयर करना, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो ये वीडियो उनको भी शेयर करना है। तो अगर हम इसकी बात करें कि 1929 की महामंदी एक ऐसी आर्थिक मंदी थी जो 1929 में अमेरिका से शुरू होकर विश्वव्यापी हो गई। यानी ये आर्थिक महामंदी थी वो अमेरिका से शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके ये विश्व पटल पर फैल गई, जिससे मुख्य कारण शेयर बाजार में गिरावट और बैंकों का दिवालिया होना था। यहाँ महामंदी के बारे में और दो कारणों का उल्लेख किया, जैसे शेयर बाजार में मंदी और बैंकों का दिवालिया होना। तो इसको आपको दो कारण भी बताने थे, तो ये इस प्रकार कारण बता देने। पहले हेडिंग में बढ़िया पेन से लिख के नीचे लाइन खींच के बढ़िया हेडिंग लगानी है, शेयर बाजार मंदी। उसके बाद लाइन वाइज पॉइंट ये लिखने हैं। जैसे 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के मूल्य अचानक से गिरने लगे, जिससे कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और बड़े बड़े निवेशकों को दिवाला निकल गया। इस गिरावट को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है, जहां 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जिसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई थी। तो ये ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानी जाती है। बैंकों का दिवालिया होना, शेयर बाजार में मंदी के कारण कई बैंक दिवालिया हो गए, क्योंकि लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए और बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। यानी आर्थिक मंदी से लोग हैं जो बैंकों से सारा धन है वो ले आए। इससे क्या हुआ, बैंकों में भी आर्थिक तंगी आ गई। इसका परिणाम था कि लोग जमा पूंजी खतरे में पड़ गई और अर्थव्यवस्था है वो भी डाउन होने लग गई। अब अगला क्वेश्चन है, अभी आगे भी इसके थोड़े बहुत कारण दिए, क्योंकि लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए और बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसका परिणाम था कि लोगों की जमा पूंजी खतरे में पड़ गई और अर्थव्यवस्था में
विश्वास कम हो गया था। अन्य कारण देखें तो आर्थिक असमानता पैदा हो गई थी और बढ़ता व्यापारिक शुल्क यानी व्यापार करने का जो भी टैक्स लगता था वो भी बढ़ा दिया गया था। औद्योगिक उत्पाद में कमी आ गई थी, यानी औद्योगिक जो भी उनमें भी कमी आ गई थी। कृषि मंदी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में हो गया था जिससे उसकी कीमतें गिर गई थी, साथ ही किसानों की स्थिति भी खराब हो गई थी। तो इस प्रकार है आपको ये पॉइंट वाइज पॉइंट है उत्तर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था उसी के नीचे था कि गिरमिटिया प्रथा क्या है। तो गिरमिटिया प्रथा है एक एग्रीमेंट के अंतर्गत आने वाली श्रमिक प्रथा है। श्रमिक प्रथा है। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अंश बताया जाता है, जिसे कागजों पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते हैं। उस मजदूर और मालिक गिरमिट कहते हैं। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते हैं। यानी ये एक प्रकार की मतलब बंधुआ मजदूरी है, यानी बिना वेतन के कार्य करना पड़ता है। गिरमिटिया को केवल जीवित रहने लायक भोजन व वस्त्र आदि दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा, मनोरंजन आदि मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा जाता है। ये 12 से 18 घंटे तक प्रतिदिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में काम करते करते सैकड़ों मजदूर हर साल काल यानी मौत के में समा जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गिरमिटिया प्रथा है। ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी से संबंधित ही है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन खंड दिया गया। अब क्वेश्चन है जो उनके उत्तर सीमा है आपको, और ये निम्नात्मक पर क्वेश्चन है और इनकी जो लिमिट है अप्रोक्सीमेट जो 200 से 250 शब्दों के मध्य आपको इनका उत्तर है वो देना है। इसमें भी आपको चॉइस के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। जैसे ऊपर लिखा निम्नलिखित पर टिप्पणी ले, जैसे वस्तु विनिमय के दोष हैं या मुद्रा के कार्य, ये अगर इसका उत्तर आ रहा है तो ये करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो साख से आप क्या समझते हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षेप व्याख्या कीजिए। इनमें से आपको जो भी उत्तर आ रहा है वो आपको करना है। हम इन दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर बताने वाले हैं ताकि आपके अगर एग्जाम में इनमें से प्रश्न आ गया तो आपको उत्तर देने में सहूलियत हो, आपको किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं हो। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कमियां होती हैं, जिनमें प्रमुख आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, मूल्य के मापन में कठिनाई, वस्तु का विभाजन न कर पाना, भविष्य के भुगतान में असुविधा और मूल्य के संचय में दिक्कत, यानी ये इनका दोष है। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल से समझे तो आपको हेडिंग लगा के बढ़िया तरीके से उत्तर देना है ताकि आपको भर के नंबर मिल सके। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन तभी संभव होता है जब एक व्यक्ति के पास वह वस्तु हो जो दूसरे व्यक्ति को चाहिए और दूसरे व्यक्ति के पास वह वस्तु हो जो पहले व्यक्ति को चाहिए। यानी वस्तु विनिमय तभी हो पाएगा यानी दोनों लोगों के पास जिसको जो जरूरत है वो चीजें दोनों के पास हो। जो पहले को जरूरत है वो दूसरे के पास होनी चाहिए और दूसरे के पास है वो पहले के पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आवश्यकता का दोहरा संयोग होना चाहिए। मूल्य के मापन में कठिनाई। वस्तु विनिमय में मूल्य मापन कोई सामान्य इकाई नहीं होती है जिसमें वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। वस्तु का विभाजन नहीं कर पाना, सभी वस्तुओं को विभाजन करना संभव नहीं था, जिससे विनिमय की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती। कोई भी वस्तु उसको विभाजन हम कैसे कर सकते हैं। भविष्य के भुगतान में असुविधाएं। वस्तु विनिमय प्रणाली भविष्य में लेन देन के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि भविष्य में भुगतान करने या ऋण लेने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार इसका ये जवाब था। वस्तु ये भी थोड़ा बहुत डिटेल में आप देख लेना और आप जिस प्रकार आपको टाइम मिले उस अकॉर्डिंग। अगला जो क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन उसी में ही था मुद्रा के कार्य। अब मुद्रा के क्या कार्य है इस पर भी आपको टिप्पणी करनी थी। तो मुद्रा के कार्य अगर हम बताएं तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य संचय और स्थगित भुगतान का मानक है। इन चार प्रमुख कार्यों को संपन्न करते हैं जो अर्थव्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित बनाता है। अब मुद्रा है वो क्या है, विनिमय का साधन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज का साधन है। मुद्रा के बिना वस्तु विनिमय की जटिलता और दोहरे सहयोग की समस्या होती है, जहाँ दो लोगों को एक ही समय में एक दूसरे की जरूरत पूरी करनी होती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाती है, जहाँ लोग अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं और फिर उस मुद्रा को अपनी आवश्यकता के
अनुसार पूरा करते हैं। मूल्य का मापक। मुद्रा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने और तुलना करने के लिए एक मानक इकाई के रूप में कार्य करती है। यह व्यापार और लेन देन को आसान बनाती है, जिससे खरीदार और विक्रेता को वस्तु और सेवाओं को कीमतें पता होती हैं। मूल्य का संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य का क्या होता है? स्टोर, संचय होता है। मुद्रा को भविष्य की जरूरत के लिए संचय किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सुरक्षित और तरल संपत्ति है। इस प्रकार हम आगे देखें तो यह लोगों को भविष्य के लिए बचत करने और खर्च करने की योजना बनाने में मदद करती है। स्थगित भुगतान का मानक। मुद्रा भविष्य में भुगतान करने के लिए एक मानक के रूप में कार्य करती है, जैसे कि ऋण या कर। यह व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोग भविष्य में भुगतान करने की सुविधा में लेन देन कर सकें। अगला जो उसी के अथवा में क्वेश्चन था कि साख का मतलब क्या है? साख का अर्थ है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे को ऋण या लेन देन का अधिकार देना। यानी कोई भी व्यक्ति या संस्था है, उनके द्वारा दूसरों को ऋण या लेन देन का अधिकार देना, जिस पर बाद में भुगतान किया जाना होता है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के प्रमुख स्रोत बैंक और सहकारी समितियां हैं, जो नियंत्रित ब्याज दर और शर्तों के साथ ऋण प्रदान करती हैं। हम देखें, अब ये तो था, इसका थोड़ा और अर्थ समझें तो साख का अर्थ है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे को ऋण या लेने देने का अधिकार देना, जिस पर बाद में भुगतान किया जाना होता है। साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह लोगों को अपने कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दुकान से सामान उधार लेते हैं और बाद में भुगतान करते हो, तो यह साख का एक ही रूप होता है। साख लेने देने का माध्यम भी है। एक पक्ष लेने देने के लिए तैयार है और दूसरा भुगतान के लिए। तो इस प्रकार आपको ये देख लेना है। अब आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। और 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों का अंतर बताइए। तो ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है, और अथवा में आपको जो चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो उत्तर आ रहा है वो ही प्रश्न करना है। अगर हम बात करें संघीय व्यवस्था की विशेषता, तो इसमें क्या है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है। शक्ति का विभाजन है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है, दोहरे उद्देश्य है। इस प्रकार आपको लिखना है, तो आप ये देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर, यानी पहले के और बाद में क्या जो अंतर है वो आपको बताना है। तो ये भी अंतर है, हमने बता दिया है आपको। यानी 1992 में जो संविधान संशोधन 73 और 74 से पहले स्थानीय शासन राज्य सरकार अधीन था और नियमित चुनाव नहीं होते थे। संशोधन के बाद इसमें संवैधानिक मान्यता मिली और चुनाव अनिवार्य हुए। महिला और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण हुआ और पंचायतों को अधिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये राज्य सरकार को 1992 के संविधान संशोधन पहले जो स्थानीय वो उसकी किस प्रकार स्थिति थी, तो उसके बारे में आपको देना है कि राज्य सरकार का नियंत्रण था, उसमें राज्य सरकार नियंत्रण, नियमित चुनाव नहीं होते थे, महिला और अन्य वर्गों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था, और ये संवैधानिक भी नहीं था, क्योंकि इसमें संविधान में उल्लेख भी नहीं था, तो वित्तीय सहायता का अभाव था। अगर हम इसकी 1992 के संविधान संशोधन के बाद अगर स्थानीय शासन की बात करें, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है। संवैधानिक मान्यता मिल गई, 73 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई। अनिवार्य चुनाव यानी चुनाव कराने का प्रावधान किया गया हर 5 साल में, और महिला और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान या व्यवस्था की गई। यानी महिलाओं को 33% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के रेशियो में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। वित्तीय स्वायत्ता यानी स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार से धन प्राप्त करने और कुछ कर लगाने का अधिकार दिया। यानी राज्य वित्त आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया। अधिकार और शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन को अधिक अधिकार और शक्तियाँ दी गई, जिससे वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। तो इस अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखोगे तो आपके जो पर नंबर है वो आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब उसी के नीचे एक क्वेश्चन था, हम देखें कि बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी के 2 प्रकार का उल्लेख कीजिए और सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना है वहाँ, तो परंतु यहाँ हम इनके दोनों के उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए इनके दोनों उत्तर देख लेते हैं।
बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए उपलब्ध और इच्छुक होने के बावजूद उसे काम नहीं मिलता है। यानी कोई भी व्यक्ति वो काम करने के लिए तैयार है, यानी इच्छुक है, मतलब तैयार करने अवेलेबल है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, बेरोजगारी की स्थिति है। ये दो प्रकार की होती है, एक चक्रीय होती है और एक है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी से अभिप्राय हमने देख लिया, यानी कोई व्यक्ति वो कार्य करने के लिए उपलब्ध है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी की दो प्रकार है, सक्रिय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। सक्रिय बेरोजगारी की हम बात करें तो यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी व गिरावट के दौरान होती है, जब कई व्यवसाय उत्पादन कम कर देते हैं और कर्मचारियों को निकाल देते हैं। यानी सक्रिय बेरोजगारी वो तो अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, मंदी या गिरावट आती है तो ये उत्पन्न हो जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी यह तब होती है जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण, जैसे कि तकनीक में बदलाव या उद्योग के विकास के तरीकों में बदलाव, कुछ प्रकार की नौकरियां कम हो जाती है। जैसे जैसे तकनीक हो रही है, जैसे आज के ज़माने में एआई का जो प्रभाव है बढ़ रहा है, वो काफ़ी, जैसे हम देखें तो ये इसका नुकसान भी है, क्योंकि ये कई प्रकार की जो नौकरियां हैं वो समाप्त कर रहा है, इसलिए एआई के नुकसान भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है, तो उसमें अगर हम अंतर की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार का और जन कल्याण उन्मुख होता है। सार्वजनिक क्षेत्र है वो सरकार और जन कल्याण के लिए होता है, जबकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ये इस प्रकार आप देख लेना कि सार्वजनिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित है, जनता के हित में कार्य करने वाला संगठन है, जैसे सरकारी अस्पताल है, स्कूल है, डाक है आदि। और अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें है जो निजी व्यक्ति या कंपनियों को स्वामित्व प्रबंधन वाले, यानी निजी उद्देश्य और लाभ के लिए ये काम करते हैं, जैसे निजी बैंक होगी या कोई कंपनी होगी। इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है जन कल्याण और सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जनता के कल्याण के लिए ये सार्वजनिक क्षेत्र वाले काम करते हैं। जबकि जो निजी क्षेत्र होता है उनका जो है जो वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का है मतलब निजी लाभ कमाना या प्रतिस्पर्धा करना होता है। ये संचालन के अकॉर्डिंग देखें तो सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप देख लेना इनके उदाहरण और एग्जाम्पल। अब आगे देखें तो फ्रांस की क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये भी आप देख कर के जाना। और ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास से यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, वर्णन कीजिए। इस प्रकार के भी आप प्रश्न है तो आप किताबों के अंदर से उत्तर इसका ढूंढ करके आप निकाल के देख जाना। इनके उत्तर हम नहीं बताने वाले, ये आपको अपने आप ही देखना है, इतना तो आप कर भी सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें तो एक आपका प्रश्न आएगा वो मानचित्र मैप के संबंधित प्रश्न आएगा, जिसमें आपको कुछ जगह दी जाएगी, उसको आपको मैप के अंदर दर्शाना होगा। तो अगर हम बात करें तो ये भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आएंगे, तो आपको जो सरल लगे, आसान लगे, जिसका उत्तर आपको आ रहा है वो आपको मैप के अंदर दर्शाना है। जैसे हम इस प्रश्न पहले की बात करें, जैसे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए, यानी कोयला की जो खान है उसको है आपको भारत के नक्शे में अंकित करना है। सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरेनी और नेवली, इन खानों को आप नक्शे के अंदर मतलब किस राज्य में ये स्थित है इसके बारे में आपको नक्शे में पढ़ना है। तो अगर हम सिंगरौली की बात करें तो ये सिंगरौली जो एमपी और यूपी के दोनों राज्यों में फैली हुई है। तो इसको आप नक्शे में कैसे भरोगे, जैसे ये एमपी है, ये यूपी है, तो इसमें ऐसे लोकेट आपको कर देना है एमपी और यूपी में। और अगर हम अगले जो है वो इसकी बात रानीगंज की बात करें तो रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में, तो आपको पश्चिम बंगाल में इस प्रकार लोकेट करके लाइन खींच के उत्तर लिख देना है, इसमें ये खान है, खान का नाम लिख देना और आगे ऑप्शन में कोष्टक में पश्चिम बंगाल लिख देना। और अगर हम बात करें सिंगरेनी ये खान है, ये तेलंगाना में, सिंगरेनी खान है जो ये तेलंगाना में है, तो आपको तेलंगाना में इस प्रकार लोकेट करके और ऐसे निशान करके और नाम लिख देना है। और अगर हम बात करें नेवेली की अगर हम बात करें तो नेवेली है ये तमिलनाडु में, नेवेली है खान वो तमिलनाडु में, तो आपको इसे तमिलनाडु में इसको लोकेट कर देना है। इस प्रकार इस लाइन खींच के और तमिलनाडु में दर्शा देना है।
अगला जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें क्या दिया, आणविक ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है आपको। ये आणविक है, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको आपको नक्शे में मैप करना है, यानी कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। अगर हम नरोरा की बात करें तो नरोरा है ये उत्तर प्रदेश में है, और रावत भाटा की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, तारापुरा है वो महाराष्ट्र में, और कल्पक्कम है ये तमिलनाडु में। तो इस प्रकार आपको नक्शे में मैप कर देना है। अगर नरोरा की बात करें तो नरोरा उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ रहा, इसमें आपको कर देना है। और रावत भाटा वाला राजस्थान में है, तो इस प्रकार राजस्थान में कर देना चित्तौड़गढ़ की। और अगर हम महाराष्ट्र वाला बात करें तो यहाँ कर देना महाराष्ट्र रॉकेट, और तमिलनाडु वाला जो कल्पक्कम है वो तमिलनाडु में कर देना। और ये केगा, जैसे केगा भी आ जाए तो कर्नाटक कर देना, और कुडनकुलम है वो भी तमिलनाडु में, और काकरापार है वो गुजरात में कर देना। इस प्रकार है जो आपके 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इस सेशन में से आपको बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपको 17 तारीख वाली परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए, बिना नज़रअंदाज किए, इस वीडियो को परीक्षा से पहले एक बार आप स्वयं या आपके सहपाठी है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करके उन्हें भी इस वीडियो के बारे में जानकारी देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने अंक है उनको थोड़ा इंक्रीज कर सकें। 80 में से 80 नंबर लाने के लिए ये वीडियो आपको देखना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब ये एग्ज़ाम 17 तारीख को होगा तब हम इसके आंसर की लेकर के आपके सामने जल्दी हाजिर होने वाले हैं। 17 तारीख को एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही हमें यूट्यूब पर लाइव होने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि इस प्रकार का जो सपने वाला मॉडल पेपर है वो राजस्थान स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है, तो उसे देख करके आप ज़रूर जाना। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा अच्छी हो। मैं ईश्वर से यही मंगल मनोकामनाएं करता हूँ, आपका पेपर अच्छा हो, इसी में से आपके प्रश्न आए और आपके 80 में से 80 नंबर प्राप्त आप कर सको, और आप मेरिट में आ सको। आपके गांव है, परिवार है, जिला, राज्य का नाम रोशन करो, और इस प्रकार आप आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।